नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने, समझने और एनालाइज करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम पोएम्स और स्टोरीज को डीपली एनालाइज करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये एनालिटिकल अप्रोच, ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीका आया कहाँ से? आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आइए रिचर्ड्स के सेमिनल टेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, जो कि 1924 में पहली बार पब्लिश हुई और 1926 में रिवाइज की गई। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इस टेक्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑथर और इस टेक्स्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं, ताकि हमें क्लियर हो सके कि ऐसी क्या जरूरत आई जो ये बुक लिखनी पड़ी। आइए, रिचर्ड्स कोई ऑर्डिनरी लिटरेरी क्रिटिक नहीं थे। उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड काफी यूनिक और डाइवर्स था। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सिमेंटिक्स की पढ़ाई कर चुके थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका दिमाग एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर की तरह लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करता था, ना कि सिर्फ एक इमोशनल रीडर की तरह काम करता था, जो कि उस टाइम पर काफी फेमस था। जब उन्होंने लिटरेचर और क्रिटिसिज्म के फील्ड को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अकेडमिया में एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल क्राइसिस चल रहा है। अब थोड़ा उस वक्त के कंटेक्स्ट को इमेजिन कीजिए। ये अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम था। एक तरफ फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जहां एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वेरीफाइबल ट्रुथ्स डिस्कवर किए जा रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन से दुनिया बदल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमैनिटीज और खास करके लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपनी एग्जिस्टेंस और मेथोडोलॉजीज को जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उस वक्त लिटरेरी क्रिटिसिज्म मेनली दो एक्सट्रीम पेडाग्राम्स या फिर अप्रोचेस में फंसा हुआ था, और आइए रिचर्ड्स को ये दोनों ही अप्रोचेस टोटली प्रॉब्लमैटिक लगते थे। पहला अप्रोच था 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म और एस्थेटिसिज्म का। इस पुराने अप्रोच के अकॉर्डिंग लिटरेचर एक बहुत ही मिस्टिकल, मैजिकल और डिवाइन चीज थी। पोएट को एक प्रॉफिट या फिर भगवान का दूत माना जाता था, जिसे कोई डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती है। इस अप्रोच में पोएम को एक ऐसी सेक्रेट चीज माना जाता था जिसे आप बस इमोशनली और पैसिवली अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम सब्जेक्टिव इमोशनलिज्म और इम्पर्सोनिस्टिक अप्रिसिएशन पर बेस्ड था। इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक, कंक्रीट एनालिसिस या टेस्टेबल डॉगमा नहीं था। हर कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स के हिसाब से लिटरेचर को जज कर रहा था। दूसरा अप्रोच बिल्कुल इसके अपोजिट था, जिसे 19th सेंचुरी पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इस अप्रोच को फ्रेंच थिंकर हिप्पोलिट टेन ने काफी पॉपुलराइज किया था। यह हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म पर बेस्ड था। हिप्पोलिट टेन का मानना था कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट अपने ऑथर के रेस, मिलिeu और मोमेंट, यानी ऑथर की नेशनैलिटी, सोशल एनवायरनमेंट और हिस्टोरिकल टाइम पीरियड का एक इनएविटेबल प्रोडक्ट होता है। इस अप्रोच में क्रिटिक्स पोएम के वर्ड्स पर ध्यान देने के बजाय ऑथर की बायोग्राफी और हिस्टोरिकल ट्रिविया पर फोकस करते थे। अब आइए, रिचर्ड्स ने पॉइंट आउट किया कि ये दोनों ही अप्रोचेस कंप्लीटली फ्लॉड हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी अप्रोच डायरेक्टली टेक्स्ट के मैकेनिक्स के साथ या एक रीडर के साइकोलॉजिकल रियलिटी के साथ एंगेज नहीं करता। रोमांटिसिज्म टेक्स्ट को हवा में उड़ा रहा था और पॉजिटिविज्म टेक्स्ट को हिस्ट्री की किताब बना रहा था। और यहीं से एंट्री होती है उनकी रिवोल्यूशनरी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। आइए, रिचर्ड्स का मेन गोल बहुत क्लियर था। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक सब्जेक्टिव इमोशनलिज्म और बायोग्राफिकल ट्रिविया के अंधेरे से निकालकर इमर्जिंग साइंस ऑफ साइकोलॉजी पर फॉर्मली ग्राउंड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्रिटिसिज्म एक हल्के फुल्के एमिटर पास टाइम से इवॉल्व होकर एक रिगरस सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बन जाए। एक ऐसी डिसिप्लिन जो बिल्कुल प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सके कि कोई लिटरेचर ह्यूमन माइंड के लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल क्यों है। उन्होंने अपनी बुक के प्रीफेस में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया है, अ बुक इज अ मशीन टू थिंक विद। ध्यान से सुनिए, अ बुक इज अ मशीन टू थिंक विद। उनका पॉइंट ये था कि टेक्स्ट अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रीडर के माइंड के इम्पल्सेस को ऑर्गेनाइज करता है, और क्रिटिसिज्म का काम इस प्रोसेस को साइंटिफिकली समझाना है। इस साइंटिफिक शिफ्ट ने इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोबल पेडागॉजी को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसमें ट्रेडिशनल बैकग्राउंड नॉलेज की जगह टेक्स्ट के इंटरनल मैकेनिक्स और साइकोलॉजिकल एनालिसिस ने ले ली थी।
इस वीडियो में हम लोग इनके इस बुक के चैप्टर 1 एंड 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली डाइव इन करते हैं हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्स्ट के चैप्टर 1 में, जिसका टाइटल है द क्योस ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज। टाइटल से ही आपको हिंट मिल जाएगा कि आईए रिचर्ड्स ने इस चैप्टर में क्या किया है। वो बेसिकली उस वक्त के पूरे लिटरेरी स्टैब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआती विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी द फोर्थ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिग्राफ या फिर एक कोट से होती है। ओ मॉन्स्टर्स, बट वन हाफ पेनी वर्थ ऑफ ब्रेड टू दिस इनटॉलरेबल डील ऑफ सेक। अब इसका क्या मतलब है? सेक उस जमाने में एक तरह की वाइन होती थी और ब्रेड यानी कि खाना। रिचर्ड्स इस कोट को एक मेटाफर की तरह यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें सेक यानी कि बड़ी बड़ी बातें और रिटोरिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रेड यानी कि एक्चुअल इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस या फिर सॉलिड लॉजिक बिल्कुल ना के बराबर है। रिचर्ड पॉइंट आउट करते हैं कि लिटरेचर ऑफ क्रिटिसिज्म इतना विशाल होने के बावजूद जब कोई मॉडर्न स्टूडेंट इस फील्ड को रिगरसली पढ़ने आता है तो उसे सिर्फ एक एम्प्टी गार्नर यानी बिल्कुल खाली गोदाम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिटिक्स अपने डिसिप्लिन के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन का साइंटिफिकली जवाब देने में फेल हो गए थे। एक डिसिप्लिन के बेसिक क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, जैसे एक पोयम पढ़ने के एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है, दो अलग अलग एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस को हम ऑब्जेक्टिवली कंपेयर कैसे कर सकते हैं, या फिर एक क्रिटिकल ओपिनियन दूसरे से सुपीरियर क्यों होता है। पर क्योंकि पोएम्स और पेंटिंग सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेसिबल थे, क्रिटिक्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई और वो अपने सब्जेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस को एक रिगरस एनालिटिकल फ्रेमवर्क समझ बैठे। इस इंटेलेक्चुअल कोलैप्स को दिखाने के लिए रिचर्ड्स पिछली सदियों के सबसे बड़े स्कॉलर्स को रोस्ट करते हैं। वो एरिस्टोटल, लॉन्जिनस, हॉरास से लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और मैथ्यू आर्नोल्ड तक सबकी फेमस थ्योरीज को लिस्ट करते हैं। जहां दुनिया इन फिलोसफर्स को पूछती थी, वहां रिचर्ड्स उनके बेस्ट कोट्स को बस आइसोलेटेड ऑब्जर्वेशंस, अनग्राउंडेड गेसेस और डॉगमेटिक प्रेजुडिसेस बताकर डिसमिस कर देते हैं। उनके हिसाब से पुराने क्रिटिक्स के स्टेटमेंट्स साइंटिफिक प्रपोजिशंस नहीं थे, बल्कि इमोटिव इनकेंटेशंस थे, जिनका मैकेनिक्स ऑफ वैल्यू एक्सप्लेन करने में कोई रोल नहीं था, जिस वजह से ये पूरा डिसिप्लिन एक केओस या कंफ्यूजन का शिकार हो गया था। इसके बाद रिचर्ड्स एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाते हैं, जिसे हम फिलॉसफी में रिजेक्ट ऑफ मेटाफिजिक्स कह सकते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जब भी पुराने क्रिटिक्स आर्ट की वैल्यू एक्सप्लेन करते थे, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे द गुड, द ब्यूटीफुल और द ट्रू का सहारा लेते थे। रिचर्ड्स इसे लैंग्वेज का एक ट्रैप मानते थे और उन्होंने इसे फैलेसी ऑफ प्रोजेक्शन का नाम दिया। जब आप एक पेंटिंग को देखकर कहते हैं दिस पिक्चर इज ब्यूटीफुल, तो ग्रामेटिकली आपको लगता है कि ब्यूटी उस पिक्चर के कैनवास या फिर कलर के अंदर छिपी कोई फिजिकल क्वालिटी है। रिचर्ड्स इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो समझाते हैं कि पिक्चर तो सिर्फ एक फिजिकल स्टिमुलस है और एक्चुअल इफेक्ट आपके अंदर हो रहा है। इसलिए साइंटिफिक टर्म्स में आपको ये कहना चाहिए दिस ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सपीरियंस इन मी विच इज वैल्यूएबल इन सर्टेन वेज। जैसे ही आप इस बात को डीपली समझेंगे, आपको रियलाइज होगा कि रिचर्ड्स ने कितना बड़ा पेडिग्राम शिफ्ट किया। उन्होंने फोकस ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट या फिर पेंटिंग से हटाकर रीडर के नर्वस सिस्टम और उसके अंदर होने वाले मेंटल इवेंट पर शिफ्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि अगर साइकोलॉजी और साइंस इतनी जरूरी थी, तो क्या साइकोलॉजिस्ट ने एस्थेटिक्स पर काम नहीं किया था। लेट 19th सेंचुरी में गुस्ताव फेक्नर जैसे साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटल एस्थेटिक्स पर काम कर रहे थे। वो लैब में लोगों को सिंपल लाइंस, शेप्स या एक सिंगल कलर पैच दिखाते थे और उनका रिएक्शन नोट करते थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बुरी तरीके से फेल हो गए। एक सिंपल प्लेन कलर को देखकर एक सब्जेक्ट बहुत उदास फील करता था, तो वही कलर दूसरे सब्जेक्ट को फनी लगता था। इन एराटिक रिजल्ट्स को देखकर उन अर्ली साइकोलॉजिस्ट ने ये गलत कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर सिंपल स्टिमुलाई इतने क्योटिक और अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स आर्ट पीस यानी कि एक पोयम पर तो लोगों के रिएक्शंस और भी ज्यादा वाइल्ड और इनकम्पेरेबल होंगे। यहीं पर आइए रिचर्ड्स मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो बताते हैं कि उन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने बिल्कुल उल्टा कंक्लूजन निकाल लिया। रिचर्ड्स अपनी थ्योरी ऑफ कंटेक्चुअल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि जैसे जैसे स्टिमुलाई या टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ह्यूमन रिस्पॉन्स की वेरिएशन बढ़ने के बजाय एक्चुअली नैरो या फिर कम हो जाती है।
इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैं आपको एक आइसोलेटेड वर्ड देता हूँ, नाइट। अगर मैं 1000 लोगों को ये वर्ड दूं तो 1000 अलग अलग थॉट्स और मेमोरीज ट्रिगर होंगी। लेकिन अगर मैं इस वर्ड को एक वेल क्राफ्टेड सेंटेंस में ढाल दूं तो कंटेक्स्ट की वजह से आपके सोचने की बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अगर वही सेंटेंस एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड पोयम का पार्ट हो तो कॉम्पिटेंट रीडर्स के लिए कॉग्निटिव और इमोशनल रिस्पॉन्सेज रिमार्केबली सिमिलर होंगे। इस थ्योरी ऑफ कंटेक्चुअल कांस्टेंट ने पूरी लिटरेरी थ्योरी को बचा लिया। इसने प्रूव कर दिया कि पोएट्री की सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल स्टडी एक्चुअली पॉसिबल है। एक ग्रेट पोयम आपके आइसोलेटेड थॉट्स को भटकने नहीं देती, बल्कि अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कंटेक्स्ट से आपके माइंड के इम्पल्सेस को ऑर्गेनाइज करती है और आपको एक साइंटिफिक वैल्यूएबल स्टेट ऑफ माइंड तक ले जाती है। और यही एक क्रिटिक का असली काम है, ये समझना कि एक टेक्स्ट कैसे उन इम्पल्सेस को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, द क्योस ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जहां हमने देखा कि कैसे रिचर्ड्स ने पुराने क्रिटिक्स को डिस्कार्ड करके लिटरेचर को प्योरली एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन दी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा जंप करते हैं हमारे चैप्टर 2 पर। अब चैप्टर 2 में, जिसका टाइटल है द फैंटम ऑफ एस्थेटिक स्टेट, वो मॉडर्न एस्थेटिक थ्योरी के सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं। दोस्तों, फैंटम का मतलब होता है एक टाइप का भूत, एक इल्यूजन या कोई ऐसी चीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिचर्ड्स यहाँ एक एस्थेटिक स्टेट को फैंटम बता रहे हैं। लेकिन ये फैंटम क्रिएट किसने किया? रिचर्ड्स इसका ब्लेम सीधा 18th सेंचुरी के महान जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट पर डालते हैं। रिचर्ड के अकॉर्डिंग जब ब्यूटी या एस्थेटिक्स को रेशनली डिफाइन करने की पहली कोशिश हुई, तभी से ये फैंटम प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा कैंटियन फिलॉसफी को जानना पड़ेगा। इमैनुअल कांट ने ह्यूमन सोल या फिर माइंड को 3 अलग अलग इररिड्यूसिबल फैकल्टीज या फिर हिस्सों में डिवाइड किया था। पहली थी फैकल्टी ऑफ नॉलेज, जो साइंस, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और ट्रुथ से डील करती थी। दूसरी थी फैकल्टी ऑफ डिजायर, रीजन या फिर विल, जो प्रैक्टिकल एक्शन, मॉरलिटी और गुडनेस से जुड़ी हुई थी। और तीसरी थी द फीलिंग ऑफ प्लेजर और डिसप्लेजर, यानी कि जजमेंट। कांट ने एस्थेटिक्स और आर्ट को तीसरी कैटेगरी यानी जजमेंट में डाल दिया। इस क्लासिफिकेशन का नतीजा ये हुआ कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस को डिफाइन इस बेस पर किया जाने लगा कि वो क्या नहीं है। इसे एक स्टेट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस कहा गया। यानी जब आप आर्ट को देखते हैं तो आप उसमें ना तो कोई साइंटिफिक ट्रुथ ढूंढते हैं और ना ही कोई प्रैक्टिकल फायदा। इसने एक ऐसी हवा बना दी कि ब्यूटी को अप्रिशिएट करना लाइफ की प्रैक्टिकल और बायोलॉजिकल रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड एक ऑटोनॉमस और आइसोलेटेड एक्सपीरियंस है। रिचर्ड आर्ग्यू करते हैं कि इमैनुअल कांट के इस रिजिड टेक्सोनॉमी के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हुए। इसी आइसोलेशन ने लेट 19th सेंचुरी के आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट को जन्म दिया और आगे चलकर कैलिफ बेल और एसी बार्डले जैसे क्रिटिक्स को प्रोमिनेंट बनाया। उस टाइम पर ब्लूम्सबरी ग्रुप के एक बहुत ही फेमस क्रिटिक थे, कैलिफ बेल। उन्होंने 1914 में अपनी बुक में सिग्निफिकेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया। बेल का मानना था कि एक यूनिक एस्थेटिक इमोशन होता है जो सिर्फ सर्टेन लाइंस और कलर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रिगर होता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आर्ट अप्रिशिएट करने के लिए आपको रियल लाइफ के इमोशंस या ह्यूमन आइडियाज की कोई बेसिक नॉलेज लानी जरूरी नहीं है। एसी बार्डले ने भी कुछ ऐसे ही कहा कि पोएट्री रियल वर्ल्ड की कॉपी नहीं है, बल्कि अपने आप में कंप्लीट और इंडिपेंडेंट दुनिया है। यहाँ तक कि वेरमैन ली, जिनका रियल नाम वायलेट पैजेट था, उन्होंने एम्पैथी का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि विजुअल फॉर्म और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच एक बहुत ही स्वी जेनरिस यानी कि कंप्लीटली यूनिक रिलेशन होता है। रिचर्ड्स वेरमैन ली के इस लॉजिक को भी कंफ्यूज बताकर डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि एम्पैथेटिक प्रोजेक्शन तो हम एवरीडे लाइफ के हजारों नॉन एस्थेटिक चीजों में भी करते हैं। तो बेसिकली ये सब क्रिटिक्स कह रहे थे कि आर्ट और ऑर्डिनरी लाइफ दो अलग ट्रैक्स हैं। लेकिन आइए रिचर्ड्स इस यूनिक एस्थेटिक इमोशन की थ्योरी को अपने रिलेंटलेस साइकोलॉजिकल प्रेगमेटिज्म से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिचर्ड्स कहते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी के पास एस्थेटिक इमोशन जैसी कोई मिस्टिकल, अनएनालाइजेबल एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे नर्वस सिस्टम में कोई ऐसी स्पेशल न्यूरल पाथवे या फिर अलग से कोई ऑर्गन थोड़ी फिट है जो सिर्फ पोएट्री पढ़ते वक्त या फिर पेंटिंग देखते वक्त एक्टिवेट हो जाए। एक ट्रेजेडी पढ़ते वक्त आपको जो ग्रीफ या फिर फियर फील होता है,
वो वही एग्जैक्ट सेम बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जनरेट करते हैं जो रियल लाइफ में दुख या फिर डर को जनरेट करते हैं। यहाँ से निकलकर आते हैं चैप्टर 2 की सबसे सेंट्रल और रिवोल्यूशनरी थीसिस, द कंटिन्यूटी ऑफ आर्ट एंड ऑर्डिनरी लाइफ। रिचर्ड्स फेमसली डिक्लेयर करते हैं कि जब कोई इंसान किसी पेंटिंग को देखता है या पोयम पढ़ता है तो वो उस काम से कुछ फंडामेंटली अलग नहीं कर रहा होता जो वो गैलरी आते वक्त रास्ते में कर रहा था या सुबह अपने कपड़े पहनते वक्त कर रहा था। एक महान पोयम पढ़ने और एक ऑर्डिनरी डेली इवेंट के एक्सपीरियंस के बीच में काइंड का नहीं बल्कि डिग्री का डिफरेंस है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपली हमारे एवरीडे ऑर्डिनरी इम्पल्सेस, सेंसेशंस और इमोशंस का एक हाईली यूनिफाइड और बेटर ट्यून्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस फैंटम एस्थेटिक स्टेट को खत्म करके रिचर्ड्स ने लिटरेचर को डेमोक्रेटाइज कर दिया। सोचिए अगर आर्ट लाइफ से कट ऑफ एक मिस्टिकल चीज होती तो वो सिर्फ कुछ एलीट लेजर्ड लोगों एस्थेटिक्स तक लिमिटेड रह जाती। लेकिन रिचर्ड्स ने साबित किया कि आर्ट हमारे ऑर्डिनरी ह्यूमन इम्पल्सेस की हाईएस्ट और मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से पोएट्री और लिटरेचर बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत एसेंशियल बन जाते हैं क्योंकि ये माइंड को इक्विलिब्रियम, सैनिटी और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हुआ कि कैसे रिचर्ड्स ने कैंटियन मिस्टिसिज्म और आर्ट फॉर आर्ट सेक की थ्योरी को रिजेक्ट करके लिटरेचर को एक्चुअली एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रियलिटी में स्टैब्लिश किया। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि आइए रिचर्ड्स का ये वर्क बहुत ही सेमिनल था और इसने लिटरेचर की दुनिया में एक सच्चा इंटेलेक्चुअल भौचाल ला दिया। चैप्टर 1 द क्योस ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज में उन्होंने साबित किया कि पिछली सदियों की रोमांटिक और हिस्टोरिकल अप्रोचेस कंप्लीटली अनसाइंटिफिक और वेग थी। उन्होंने पुराने क्रिटिक्स के बड़े बड़े कोट्स को डिस्कार्ड किया और समझाया कि एक टेक्स्ट को रिगरसली और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना पॉसिबल है क्योंकि एक अच्छी पोयम अपने कंटेक्स्ट के थ्रू रीडर के दिमाग को भटकने नहीं देती। उसके बाद चैप्टर 2 द फैंटम एस्थेटिक स्टेट्स में उन्होंने इमैनुअल कांट और क्लेव बेल जैसे थिंकर्स की फॉल्स थ्योरीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जो आर्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे अंदर कोई यूनिक या फिर मैजिकल एस्थेटिक इमोशन होता है ये कहती थी। रिचर्ड्स ने बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया कि एक ग्रेट लिटरेचर पढ़ना और रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली डीपली कनेक्टेड है। इन दोनों स्टेट्स के बीच में सिर्फ डिग्री का डिफरेंस होता है, काइंड का नहीं। इन दोनों चैप्टर्स का अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑथर्स की बायोग्राफीज और मिस्टिकल एप्रिसिएशन से निकलकर सीधा टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग और रीडर की साइकोलॉजी पर फोकस करने लगे। आइए रिचर्ड्स ने बेसिकली लिटरेचर पढ़ने और समझने के तरीके को एक मॉडर्न, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया जिसका असर आज तक हमारे यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स में देखा जा सकता है। आई होप इस डिटेल्ड वीडियो के बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्स्ट इजीली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।